हम तो डियर स्टूडेंट्स हम शुरू कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से समझो। देखिए हमारे पास जितने भी रेशियोज हैं उनको मैंने पहले भी बताया कि हम 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो से हम लिक्विडिटी एनालिसिस करते हैं। यानी हम कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। तो आपके असाइनमेंट में जब आप असाइनमेंट अपना सेकंड प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों को करना क्या है, आपको कुछ ही नहीं करना। आपको जैसे आपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इंसर्ट करा था ना, जस्ट उससे आगे आपको चलना है अब, ठीक है ना। और आपको रेशियोज इंसर्ट कर देने हैं सारे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। रेशियो आप इंसर्ट कर देंगे और रेशियो इंसर्ट करने के बाद आपको सबसे पहला उसकी जो हेडिंग बनानी है वो हेडिंग बनेगी किस नाम से? लिक्विडिटी एनालिसिस। और लिक्विडिटी एनालिसिस में आप क्या करेंगे? लिक्विडिटी एनालिसिस में आप कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को देखेंगे कि कैसी है या कैसी नहीं। और जैसे आपने बैलेंस शीट और P&L में अपने रिमार्क्स लिखे थे उसी तरह ये करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को रिमार्क्स लिखने में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चों ने मेरे से कहा कि सर समझ तो आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन मैं इसे लिखूं कैसे, उस चीज में प्रॉब्लम है मुझे। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं वो मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जिनको देख के आप थोड़ा सा समझ के उसको लिख सके। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट बेटा, ये लिक्विडिटी रेशियो मैं आपको करवा चुका हूं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये सारे ठीक है। अगला जो रेशियो है हमारे पास वो है सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियोज को ही हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, या इसको हम बोलते हैं लीवरेज रेशियो, कि कितना पैसा अपना है और कितना पैसा बाहर का है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सोलवेंसी एनालिसिस। तो जैसे ही आप लिक्विडिटी एनालिसिस कर लेंगे अपने असाइनमेंट में आपको सेकंड एनालिसिस किस चीज का करना है? सोलवेंसी एनालिसिस। थर्ड है बेटा हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हमारे सामने क्या आता है? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में क्या होगा? हमें प्रॉफिट का एनालिसिस करना है, ये अभी हम करेंगे। तो आपके असाइनमेंट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिक्विडिटी एनालिसिस करेंगे, फिर सोलवेंसी एनालिसिस करेंगे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करेंगे, एंड फाइनल आप करेंगे एफिशिएंसी रेशियो को देखेंगे। इसको एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो से आप करेंगे एफिशिएंसी एनालिसिस। एफिशिएंसी का मतलब ही ये हो गया कि आपकी कंपनी कितनी एफिशिएंट है, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी क्या है। ये चारों एनालिसिस बस आपको करने हैं। और फाइनल क्या करना है असाइनमेंट में? फाइनल आपको अगेन अपना कंक्लूजन लिखना है, उसी में ही जोड़ते हुए आना है। रेफरेंस को आप हटा देंगे। अब कंक्लूजन के बाद वो कंक्लूजन किस चीज का है? बैलेंस शीट और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। उस कंक्लूजन को आप एडिट कर देंगे, कंक्लूजन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप सेकंड हेडिंग बनाएंगे किस चीज का? रेशियो एनालिसिस। पहला था इंट्रोडक्शन, दूसरा आपने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तीसरा आपने बताया बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, फोर्थ हेडिंग बन जाएगी रेशियोज की। ठीक है ना? बेहतर होगा अगर आप में से कुछ बच्चे रेशियोज के बारे में लिख पाए, तो ना लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लिखो अपने हाथों से तो सही है, ना लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा इंसर्ट कर देना। बात समझ में आ गई? क्योंकि रेशियो के बारे में लिखने में कुछ ज्यादा रहता नहीं, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी वही लिखना है, कोई उसमें फायदा नहीं है ऐसा। तो वो आपको करना है और सीधा इनका चारों एनालिसिस लिख के नीचे
एंड देन आपका फाइनली कंक्लूजन आप लिख देंगे। तो ये तो हो गया आपका असाइनमेंट पार्ट। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आपको असाइनमेंट के बारे में? नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से असाइनमेंट आपको ये अपना जो सेकंड असाइनमेंट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कंप्लीट करना है। और फिलहाल मैं आपको क्या करवाता हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते क्या है? तो थर्ड रेशियो को हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए बेटा, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसकी सेल लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, और प्रॉफिट लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अमेजन इंडिया, ठीक है, जोमेटो, ओयो, उबर इंडिया, ये कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, एक भी प्रॉफिट में नहीं है। अमेजन इंडिया तो बहुत हैवी लॉस लेते हैं हर साल, ठीक है। अमेजन के जो सीईओ है जेफ बेजोस, उन्होंने इंडिया में कहा, एक स्टेटमेंट दी कि भाई हम इंडिया में है ना 70,000 करोड़ का न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड कौन है? इंडिया के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है, जो रेलवे मिनिस्टर भी है। तो पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही है, आप इतना हैवी बल्क देके, डिस्काउंट देके आप खेल रहे हैं मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, तो इसलिए भाई आप हमारे ऊपर कोई ये इन्वेस्टमेंट लाके एहसान नहीं कर रहे, आप इतना हैवी डिस्काउंट देते क्यों है, ठीक है ना। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इसलिए हैवी डिस्काउंट दे पा रही है क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास अभी वॉलमार्ट का सपोर्ट है, ठीक है ना। इनके पास एक जगह से इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, अब ये यहाँ पे एक मोनोपोली टाइप क्रिएट करने के लिए लगे हुए हैं कि हम हैवी डिस्काउंट दे दे के ई कॉमर्स के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम खत्म कर दें, एंड देन हम रह जाएंगे और फिर हम अच्छे से प्रॉफिट को अर्न करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको बताते हैं कि आपके बिजनेस की प्रॉफिट पोटेंशियल्स के बारे में। तो इस रेशियो में बेटा जो सबसे पहला रेशियो होता है हमारा, वो रेशियो होता है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, या इसको जीपी रेशियो भी बोलते हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, या इसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। और रेशियो बिल्कुल आसान है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, कि कितना आपका ग्रोस प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दीजिए जो आपकी सेल है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किस चीज से, 100 से, तो वो आपके पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है ना। ये बताता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसी है, ठीक है। जीपी रेशियो जितना ज्यादा हो, इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एफिशिएंट है, यानी कि सही है। देखिए, एक प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं 100 रुपए में और बेच रहे हैं 120 रुपए में, एक सिमिलर आप जैसी कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है 50 रुपए में और बेच रही है 95 रुपीज में, पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है? जो 50 में बना रही है। चाइना का सक्सेस मॉडल ही क्या है? चाइना का पूरा मॉडल ही सक्सेस है कि जितने में हम बना नहीं पाते ना, उतने में वो यहाँ पे बेच जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनका जो जीपी रेशियो है ना, वो बहुत ज्यादा है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो बहुत कम है ना। ये जितनी भी ये अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चली है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में चली है। उससे पहले तो ये था आप प्रोडक्ट को बनाओ, अपना प्रॉफिट ऐड करो और मार्केट में बेच दो। आज के टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते, प्राइस मार्केट में पहले ही तय है ना। अब तो आपको क्या करना है, उसे कम से कम रुपए में बनाना है
ताकि आपका जो मार्जिन है वो बढ़ सके। मान लीजिए आप एक कार बनाने के बिजनेस में हैं, आप एक नॉर्मल हैचबैक कार बना रहे हैं, ठीक है ना। आप सोचे कि मैं 6 लाख की कार बनाऊंगा, 2 लाख उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करूंगा और 8 लाख में एक ऑर्डिनरी कार बेचूंगा, तो क्या बेच पाएंगे? आप एक सही ठीक ठाक एसयूवी बना रहे हैं, आप सोचे 15 लाख की मैं उसे बनाऊं, 5 लाख उसमें प्रॉफिट ऐड करूं और 20 लाख की बेच दूं। अगर किया ये सोच के सेल्टोस कार 25 लाख में लाती इंडिया में, तो क्या कोई खरीदता? किया को पहले ही पता था भाई 15 लाख ये टारगेट है, और अब इससे नीचे में जितनी गाड़ी बन सकती हो बनाओ, तभी वो बिकेगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? टारगेट कॉस्टिंग। तो ये जीपी रेशो है। अगला है बेटा नेट प्रॉफिट मार्जिन, या इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए, प्रॉफिट अपने आप में कोई टर्म नहीं है। प्रॉफिट बहुत सारे हो सकते हैं, नेट प्रॉफिट बहुत सारे हो सकते हैं। इट मे बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, it may be profit after tax, it may be net profit। सर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो बिजनेस को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिलता है। बिजनेस में ना दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो जो उसकी कोर एक्टिविटी है। हम यहाँ पे ना रोडवेज बस में आते थे तो 9 रुपए किराया होता था रेवाड़ी से मीरपुर तक का। तो बस में आते तो जो रोडवेज वाले जो कंडक्टर साहब थे उनके पास अक्सर खुले पैसे नहीं होते, तो वो क्या कर लेते, केवल टॉफियां ले आते। तो उनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या थी? टिकट काटना। अब बच्चे क्या करते, ताऊ 5 रुपए की टॉफी देते, आओ 2 रुपए की टॉफी देते, अंकल इतने रुपए की टॉफी देते, आओ बेच के, मैं क्या टॉफी बेचने वाला हूं? इसका मतलब टॉफी देना उनका ऑपरेटिंग काम नहीं था। जो ऑपरेटिंग काम था वो मेन क्या था, है ना। अभी जैसे मान लो यूनिवर्सिटी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो है आपकी फीस से, है ना, और गवर्नमेंट की ग्रांट से। अब मान लीजिए इन बिटवीन कोई रद्दी निकलती है वो बेच देते हैं, तो वो हमारी ऑपरेटिंग में नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो या प्रॉफिट प्री टैक्स प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अलग अलग तरह के रेशियोज हमारे पास आ जाते हैं। जब भी आपको निकालने हो हम क्या करते हैं, EBIT डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना। नेट प्रॉफिट रेशियो भी यही आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा जाता है टेक्निकल टर्म में इसे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नेट सेल्स को यह भी लिखा जाता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, आपके अन्य खर्चे कितने हैं, एडिशनल खर्चे कितने हैं। मान लीजिए आपका जीपी रेशो आया 30%, तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हो तो उसमें से 30 रुपया आपका सकल लाभ आ रहा है, और उसके बाद आपका जो एनपी रेशियो है वो आया 7%, तो व्हाट डज इट मीन कि उस 30 में से 21 रुपए खर्च दिए और खर्चों में, अब आपके पास कितने बचे हैं, नेट 7। ठीक है ना। अगर 100 रुपए का सामान बिक रहा है तो 7 रुपए उसका क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर के एक कंपनी एक्स है और उसका नेट प्रॉफिट रेशियो 3% और एक कंपनी वाई है उसका नेट प्रॉफिट रेशियो
7% है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है? वाई। और एक कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट रेशियो ऐसे बढ़ता जा रहा है, वो कंपनी क्या है? अच्छी है वो। तो ऐसे एनालिसिस समझ में आएगा ना। तो ये खाली परसेंटेज में समझ के भोंदूराम मत बन जाना। बात ये है कि मैंने आपसे कहा बेटा एक्स कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो इतना है, तो सुनते ही माइंड में उसके एक पिक्चर बन जानी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें कहूं, मान लो 3 इडियट्स का लास्ट वाला सीन तुम्हें याद है, तो बिल्कुल लास्ट में पैंगोंग लेक के सामने आमिर खान और शाहरुख खान की लड़ाई हो जाती है आपस में, करीना कपूर को लेके, है ना। आप बिट जाएंगे सर, शाहरुख खान तो था ही नहीं। जैसे ही मैंने 3 इडियट्स कहा, जैसे ही मैंने पैंगोंग लेक कही, आपके माइंड में वो पिक्चर आ गई। अब मैं एक भी गलती अगर कर दूं तो मजाल आप उसको सह लेंगे, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मान लो लिख दूं थोड़ी देर बाद, बेटा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, हाथ दे दो, हाँ, लिख लेते हैं फटाफट, है ना। बात ये है कि ग्रोस प्रॉफिट का नाम, या मैं कहूंगी बेटा किसी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट 48% है, नेट प्रॉफिट 8% है, क्या बताता है ये हमें? हमें ये बताता है कंपनी के अदर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है ना। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं कि उनका सारा सब वो खा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा बेटा एक कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो 10% है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान बेचता है, 10 रुपए नेट बच जाते हैं सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट टैक्स फैक्स सब दे दिया, फिर भी 10 रुपए बच गए, जो आपकी पॉकेट में आने, जो मालिकों की पॉकेट में आने हैं, जो कंपनी के भले के लिए इस्तेमाल होने। अब देखना पड़ेगा सेल का वॉल्यूम क्या है। अगर सेल 1000 करोड़ है तो 10%, और सेल अगर 1 लाख करोड़ है तो 10%। समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ये हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अब इसके बाद बेटा कुछ हमारे पास होते हैं एक्सपेंस के रेशियो। देखिए एक्सपेंस के रेशियो मैं ये नहीं कहूंगा डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, इनको आपको आप राइट डाउन कर ले सिर्फ। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सोल्व करने वो मैं अभी क्लास में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। वो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके उसके एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप उसको रोक रोक के देख लेना, एक क्वेश्चन उसमें करने के लिए होगा, उस क्वेश्चन को फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। वो मैं यूट्यूब के थ्रू करवाऊंगा, इधर मैं इसलिए नहीं करवाना चाह रहा उसको क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सारा क्लास का जो मेन टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन करवाना मेरी मजबूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। लेकिन बेटा ध्यान रखें, आप एज मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोल्व थोड़ी करना है, आपको सिर्फ इन रेशियो को क्या करना है, समझना है, एनालिसिस करना है, सोल्व करना आपका काम नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करना भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको यूट्यूब लेक्चर के थ्रू करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां से हम करेंगे, या वरना मैं कभी सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में एक डाल दूंगा, उस ऑनलाइन क्लास में बैठ के मैं उसको सोल्व कर लूंगा, प्लस में रिकॉर्ड हो जाएगा, देन उसको हम यूट्यूब पे करेंगे। जो बच्चे अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहें वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं क्लास के इतर पर, वो रहेगा ऐसे कभी 5 बजे कर दिया, 6 बजे कर दिया, या शाम को 8 बजे कर दिया, इस तरह से ही करूंगा उसको मैं, ठीक है। अगला है बेटा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो है जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्यारे बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर मैं प्यार से बोल दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिल तो नहीं रुकेगा तुम्हारा, क्योंकि सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों सेम सेम चीजें, ठीक है ना। हम एक बार केरला एनआईसी कैंप में गए, तो एक लड़का होता था हमारे साथ एलेक्स, बड़े बड़े बाल, फरीदाबाद का लड़का, छोटी चाटी बनाता था, गिटार गुटर बजाता था, एलेक्स एलेक्स एलेक्स, बढ़िया होता ना, आई कैचनर से। अब आदमी को गिटार बजाना आता हो, चाहे फिर कितनी बुरी शक्ल हो, आदमी वैसे फिर, है ना, वो एक ग्रुप की जान रहता है, तो वो एलेक्स एलेक्स।
अब वो जब लास्ट में जब प्राइज लगने लगे तो बोले लक्ष्मीकांत, तो उठ के गया, मतलब तेरा नाम लक्ष्मीकांत है? वाह, ओ हम एलेक्स एलेक्स समझ रहे थे। तो ये सेल्स है ना, ये एलेक्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लक्ष्मीकांत है, समझ गए? यानी एक ही है, नाम दो रख रखे, तो हम फॉर्मूले में सेल्स इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी आसानी से लिखा जाता है। वो तरीका प्लीज ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, आप में से कोई बता पाए? हाँ जी, ये है, देखो नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। किसी को बेचने तक की जो लागत आपके पास आ गई ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। मान लो पेन मैंने बनाया 10 रुपए में, मेरे गोदाम में रखा हुआ, बिक जाएगा ये, है ना? तो जो दुकान में मैंने जहां तक इसे पहुंचा दिया वहां तक की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इज दैट क्लियर? आगे नहीं, जब तो कॉस्ट है, वो तो सेल्स बन जाएगा बेटा। कॉस्ट करना, कॉस्ट मतलब लागत, लागत में जैसे आपने अपना प्रॉफिट इंक्लूड करा तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस, है ना? जब मान लो किसी में दुकान पे, जब हमारी मम्मी वगैरह जब छोटा था जाता तो बार्गेनिंग करती थी, इतने का नहीं जी इतने देंगे, अरे बहन जी इतने में तो हमारे पड़ रहा है, तो व्हाट डज इट, वो दुकानदार कहना क्या चाहता था, भाई इतने में मेरी कॉस्ट है, अब मुझे इसमें प्रॉफिट और ऐड करना है अपना, है ना? अगला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, बेटा इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो आपको ये बताता है कि ये तो है सामान बनाने तक का, अब ये है कि उस सामान को बढ़ाने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ है उसने कितना पैसा खा लिया, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज यू ऑल नो, नाम से पता चल रहा है ना, जो एडम के एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस, बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस है सेल्समैन का कमीशन, वेयर हाउस का किराया, है ना, जो भी सामान को बेचने के लिए जो खर्चा लगा वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब इसमें से हम दो रेशो और निकाल देते हैं छोटे छोटे, इसी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो में से, सॉरी ये ठीक है ना, इसमें से दो रेशो और निकाल देते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, बेटा पढ़ के तो आया था लेकिन अब भूल गया होता क्या है, क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? सोचो सोचो, नहीं नहीं, रेशियो क्या बनाऊं, फॉर्मूला क्या बनाऊं? बिल्कुल सही है ना, क्या बन जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, और आप ये चीज ना लिखे और लिख दे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मेन रेशियो, इट इज द प्राइमरी रेशियो, है ना, तुम्हें नंबर कैसे मिलेंगे? अभी कल परसों मेरे पास एक शीट आई रिवेल के लिए, तो कोई जैसे लड़की थी, उसका बड़ा प्रेशर था कि भाई रिवेल्यूशन की, मैं चेक करने लगा उसकी रिवेल की शीट को। रिवेल में क्या होता है, जो नंबर पहले टीचर ने रखे उनको ढक दिया जाता है, देन दोबारा किसी दूसरे टीचर से चेक होती है वो। मैं हैरान रह गया, इतना गंदा लिखने के बाद कोई बच्चा रिवॉल्यूशन भर कैसे सकता है? एक लाइन नहीं बन रही, एक लाइन, मतलब कि उसको अगर मिले तो मैं कहूं भाई तू एक लाइन पढ़ के इस एक लाइन का मतलब समझा दे, एक लाइन नहीं बन रही, फिर भी रिवॉल्यूशन का भर दे। तो फिर पता है यूनिवर्सिटी ऐसी खराब, हम तो जी ये लिख के आए इतना लंबा लंबा, एक एक लाइन, मतलब ये आप यकीन माने मेरा, एक लाइन उसमें नहीं बन रही थी, पूरा उसने पूरे सारे क्वेश्चन कर रखे, सारे A to Z, सारे 2 नंबर वाले सब कुछ, और एक लाइन, चलो
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट में कुछ सेंस तो बन रहा है, पर आप बताना चाह रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है, पर ठीक है ये भी हम सहल ले। लेकिन यहाँ पे लिखे इट इज ए रेशियो ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज एमआर, वो तो नहीं कैसे कैसे सेंटेंस लगा रखे और वो रिवेल का फॉर्म भर रहे हैं, बताओ हदी है। तो बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, देखो मैंने नहीं बताया आपको, आपने मुझे बताया है। ऐसे ही एक और नया रेशियो है सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, बेटा मुझे तो पता नहीं, अगर आप लोग बताएंगे तो लिख दूंगा। बिल्कुल सही, मैं तो पहले कह रहा हूं ये बैच अब तक के इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट बैच है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच, ठीक है। हालांकि ये बात मैं हर बैच वालों को कह देता हूं। खैर, तो सेलिंग एक्सपेंसिव हो गया ना, ये रेशियोज में नाम के साथ आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, अगर आप यहां पे क्लास में प्रेजेंट है चंपा चमेली के ख्यालों में नहीं है तो। आगे बेटा, आगे आ जाता है हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो क्या हो जाता है बेटा, बताओ क्या हो जाएगा। ये नीचे नेट सेल्स आएगा, ये मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए बता दिया, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है सर, हम बताएंगे ओके। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एक्सपेंसेस? नहीं, एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस बताया था ना, तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा फाइनेंशियल कॉस्ट चेक करनी है। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब, हाँ कितने पैसे आप फाइनेंस जो आपने इकट्ठा करा है उसके लिए आप पे कर रहे हैं, यानी कितना पैसा आप ब्याज का चुका रहे हैं। एक आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, बहुत छोटा सा टास्क, आपको करना क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट निकालना है ये वाला, और आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट की रिसीट है उसमें कौन कौन से सेक्टर पे कितना परसेंटेज खर्च रही है, यानी पहले नंबर पे किसके लिए पैसा जा रहा है सबसे ज्यादा, दूसरे पे किसके लिए जा रहा है, तीसरे पे, पांच का, और ऐसे ही पांच वो आपको वो नोट करने हैं जिनमें से गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, यानी पहले नंबर पे कहां से आ रहा है। यानी गवर्नमेंट, अगर मान लो गवर्नमेंट 1 रुपया कमा रही है ना, तो 1 रुपए में से 20 पैसा डायरेक्ट टैक्स से आएगा, 30 पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से आएगा, इतना वहां से आएगा, इतना डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, इतना वहां से आएगा, ऐसे गवर्नमेंट हिसाब देती है, ठीक है ना। इसी तरह गवर्नमेंट अगर 1 रुपया खर्च कर रही है तो बेटा इसमें से इतना पैसा ब्याज की पेमेंट में जाएगा, इतना डिफेंस सेक्टर को जाएगा, इतना एजुकेशन को जाएगा, इतना हेल्थ को जाएगा, इतना वहां जाएगा, ऐसे गवर्नमेंट हिसाब देती है। आप मेरे पास है ना ऐसे कुछ लिख के लाना ताकि मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूंगा कि किस मद पर, किस चीज पर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा होता है। क्या वो डिफेंस सेक्टर है, क्या वो हेल्थ सेक्टर है, क्या वो एजुकेशन सेक्टर है, क्या वो रूरल डेवलपमेंट सेक्टर है, क्या वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्जैक्ट पता करके आना। सर ये बात तो हम आपको नेट पे देख के सेकंड लेक्चर में बता देंगे। नहीं बेटा, हेल्थ पे खर्चा बढ़ाया गया है, लेकिन मैंने वो कहा ना, अगर ये तुक्का ही लगवाना होता तो मैं भी पूछ लूं सबसे। बात ये आपको एग्जैक्ट, ठीक है ना, ये पता लगाना है। इस लेक्चर के बाद आप गूगल कर सकते हैं इस चीज को, आपको पता लगाना है कि किस किस क्षेत्र में सरकार का सबसे ज्यादा पैसा पे हो रहा है। ऐसे क्षेत्र है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा होगा। नहीं, वही तो है ना, तुमने सोच ही लिया तो फिर आप, मैं यही कह रहा हूं, आपने, मैंने कहा ना आपने सोचा नहीं होगा तो कुछ सोच के ही बोला होगा मैंने। डिफेंस को तुमने सोच ही रखा है। मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रहा हूं बेटा जिसके बारे में तुम नहीं सोच रहे वही है, जिसके जिसके बारे में आप लोग, यार एक बात बताओ, मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं तो इनकी कोई कुछ कुछ सोच के बोले हैं मैंने, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल। वो तुम देखते अच्छा इसमें है, ऐसी कुछ बात है, और कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सामने थे कौन से रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लेकिन बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में इंपॉर्टेंट इनमें से कोई नहीं था,
ठीक है, ये सब पढ़ने पढ़ाने के रेशियो थे। अब जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, उन पर हम आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो related to investment। 5 स्टार, ठीक है। इनको आप समझ गए तो आपको काफी हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे। और इन रेशियोज में हम मेनली तीन तरह के रेशियो पे हम बात करते हैं। पहला, रिटर्न ऑन असेट्स। जितनी असेट्स आपने लगाई है उस पे आपका कितना रिटर्न आ रहा है। सेकंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑफ कर दिया मैंने गलती से, इसको मैं ऑन करता हूं। थर्ड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा किसके बारे में, रिटर्न ऑन असेट्स। प्यार से बेटा इसको ROA भी बोला जाता है। अगर रेशियोज में कहीं यूज हो रहा है ROA, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आप रिटर्न ऑन असेट्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए बात क्या है, रिटर्न ऑन असेट्स का सीधा सिंपल सरल मतलब क्या हुआ? सर, मैंने 1,00,000 रुपए लगाए और अब मैं साल के 20,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो मेरा रिटर्न ऑन असेट्स कितना हो गया? 20%। भाई यही है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं तो कुछ टेक्निकल टर्म फंस जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत प्रॉफिट होते हैं, ठीक है ना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है ना? प्रॉफिट ही 15 तरह के प्रॉफिट है, तो कौन सा प्रॉफिट लिया जाए? ठीक है, अब बात आ गई मुख्यतः असेट्स पे, तो असेट्स भी निरी तरह की असेट्स है। भाई साल के शुरुआत में असेट्स कुछ थी और साल के अंत में हो गई कुछ, तो कौन सी असेट्स को माना जाए? ठीक है, तो इसलिए रिटर्न ऑन असेट्स को निकालने के लिए हमारे पास काफी तरीकों से रिटर्न ऑन असेट्स निकाली जा सकती है। मे बी जिस तरह से महक रिटर्न ऑन असेट्स निकाल रही है, मे बी आप जो निकाल रहे हैं, मे बी आप जो निकाल रहे हैं, आपके रिटर्न ऑन असेट्स में अंतर हो सकता है। महक का कुछ हो रहा है, इनका कुछ हो रहा है, उनका कुछ हो रहा है, और कोई भी गलत नहीं होगा, सभी का सही है, क्योंकि सभी ने अपने अपने तरह से प्रॉफिट को लिया, सभी ने अपने अपनी तरह से असेट्स को लिया। तो जो सबसे पहला बेसिक तरीका है रिटर्न ऑन असेट्स निकालने का, वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जो टैक्स जो आपने घटा दिया ना वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने इंटरेस्ट का पैसा पे करा है आपके डेट होल्डर को, वो क्या है, प्रॉफिट को कम कर देता है, लेकिन आपके पास बचा तो सही वो। अब आप उसमें से देखो, आपके पास मुद्दा क्या है, आपके पास जो पैसा बचा उसमें से आपको दो आदमियों को पे करना है, एक तो डेट वालों को और एक इक्विटी वालों को, है ना? तो भाई आप इसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए। तो बेटा रिटर्न ऑन असेट्स ऐसे भी निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, लेकिन ये आफ्टर बिफोर में कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए मैं प्लस इंटरेस्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। बिफोर आफ्टर में मैं एक बार एग्जाम दे रहा था, मेरे अच्छी तरह याद है, मेरे साथ बोलो कोई बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले बाद में, इनको यार कंफ्यूज हो रहा हूं, एग्जाम में अक्सर हो जाता है, तो प्लस माइनस से समझ लीजिए इसे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, यानी टैक्स घटाने के बाद और इंटरेस्ट को जोड़ दो, डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सर एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करें, जो मर्जी है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज करो, ठीक है। आगे अगला बेटा हमारा रिटर्न ऑन असेट्स आता है। अब कई बार हो जाता है जो एवरेज टोटल असेट्स है, इसमें से जो इंटेंजिबल असेट्स है, कई लोग उनकी वैल्यू को ज्यादा कंसीडर करते नहीं है, कहते हैं इंटेंजिबल असेट्स तो क्या है, झटके में उठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं मेरी गुडविल इतने करोड़, कल को एक स्कैम निकल गया, गुडविल का बबल फट गया, है ना, मेरे पास इंटेंजिबल असेट्स इतने की 1 मिनट में खत्म हो जाए। तो इंटेंजिबल असेट तो कई लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, डिवाइडेड बाय एवरेज टेंजिबल असेट्स, यानी वो असेट्स जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कई लोग, तो ऐसा नहीं है गली नुक्कड़ चौपाल पे जो बीड़ी पीते वगैरह, ये कर लो वो कर लो, लोग का मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है जो इस फील्ड में है, तो अलग अलग तरीके निकालने के होते हैं इसको, ठीक है ना। एक्सपर्ट्स, लोग की जगह मुझे यूज करना चाहिए कई एक्सपर्ट्स। अगला बेटा, एक कई बार टेंजिबल असेट्स भी नहीं, फिक्स असेट्स को यूज करा जाता है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, इसमें भी प्लस इंटरेस्ट यूज करा जाता है, डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स असेट्स, केवल फिक्स असेट्स के साथ उसको कंसीडर करा जाए। ठीक है बेटा, तो ये था रिटर्न ऑन असेट्स। अगला आ जाता है बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एज रिटर्न ऑन असेट्स की तरह रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज करी जाती है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑफ क्यों लिख देता हूं मैं, ऑन लिखना है यहाँ पे। रिटर्न ऑन का मतलब तो मुझे भी पता है, कितना मिल रहा है, रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब असेट्स के ऊपर कितना रिटर्न है, सेम एज इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना रिटर्न मिला। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये हो गया बेटा कि कितनी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड करी, कितनी पूंजी आपने बिजनेस में लगाई, उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। असेट्स में खाली असेट्स पे देख रहे हैं, यहां पे हम किस पे देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखते हैं। तो ये निकाला जाता है बेटा, फाइंड आउट कैसे करा जाता है, फाइंड आउट करा जाता है EBIT डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, क्या सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, नहीं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है लॉन्ग टर्म फंड्स। कित देखो बिजनेस में पैसा दो ही तरह से आ सकता है ना, या तो खुद का या लोन का। खुद का जोड़ लो शेयर होल्डर फंड प्लस में
जो आपकी लाइबिलिटीज है, बोरोइंग्स है, उनको जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है ना, तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस में बोरोइंग्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आगे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक रेशियो को देखते हैं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब हम बात कर रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी में बेटा देखा जाता है, सबसे पहले इसके अंदर भी कई सारे शेयर देखे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये उसी का ही पार्ट है एक, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, फिर हम करते हैं ईपीएस, फिर हम करते हैं जो कैश अर्निंग पर शेयर के बारे में बात, फिर हम करते हैं बुक वैल्यू, फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, फिर डिविडेंड पर शेयर, फिर डीपी रेशियो, फिर अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड। अभी मैं लिखता हूं इनको, फिर मैं समझाता हूं, और ये ऊपर वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए मैं इनको ग्रीन पे ला रहा हूं। तो यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ। कम इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अगला ईपीएस। मेरे पास पेन भी नहीं है कोई अलग यूज करने के लिए, ब्लैक पेन से यूज कर लेता हूं मैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में जब तक फाइनेंस पढ़ोगे ईपीएस को याद करते रहोगे। अर्निंग पर शेयर किसी भी शेयर के लिए सबसे सटीक, सबसे सही, आप भिड़ते उसकी देखो ईपीएस। ईपीएस क्या है उसका, अर्निंग पर शेयर कितना है। उसके बाद कैश अर्निंग पर शेयर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपने अर्निंग पर शेयर निकाल लिया तो कैश अर्निंग पर शेयर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला है बेटा बुक वैल्यू पर शेयर। अगेन इंपॉर्टेंट। अगला आता है बेटा एक प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो भी इसे बोलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। डिविडेंड पर शेयर इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, इसको बोलते हैं डीपी रेशियो। सेम मतलब ये उन्हीं से ही थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड, एक है प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सारे रेशियो मैं जब आगे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा तो उसमें आपको बहुत काम आएंगे। मेरे से पता नहीं किस बच्चे ने कहा था कि सर क्या ये करने के बाद हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हम उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। आप अगर इन रेशियो को समझ लें तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपके पास उतनी ही जानकारी होगी जितनी एक एवरेज स्टॉक में जो अभी आपके कोई भाई बंधु पैसा लगा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि हमारी नोन में पैसे बहुत लगाते हैं, कोई पूछे पी रेशियो कितना है, बुक वैल्यू रेशियो कितना है, किसी को कुछ नहीं पता, बस पैसे ही एक खबर सी आई पैसे लगा दिए।
ठीक है, आप अगर इन रेशियोज को पकड़ जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रेशियोज की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं किसी शेयर का प्राइस, कंपनी की स्थिति क्या है वो तो पता चली जाएगी, प्लस में शेयर हमें कब खरीदना चाहिए, कब निकालना चाहिए, कब रखना चाहिए, ये भी हमें काफी हद तक इन रेशियो से पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं ये अपने आप में, और बहुत काम आएंगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए। अभी पढ़ लोगे तो इसके फायदे क्या है, आने वाले टाइम में अगर आप फाइनल ईयर में फाइनेंस लेते हैं तो आपका दोबारा ये आधे से ज्यादा सिक्योरिटी एनालिसिस नाम के सब्जेक्ट में आता है, कवर हो जाएगा, है ना। उसमें भी सेम यही है भाई, बैलेंस शीट का एनालिसिस तो यही होना है। ऐसा तो है नहीं वहां पे रिजर्व एंड कैपिटल की जगह कोई लैटिन अमेरिकन भाषा में लिखा पाएगा, वो वही रिजर्व एंड सरप्लस रहना और वही इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज आपके सामने दोबारा रिपीट होगी, तो इसलिए अभी पढ़ लोगे तो उसमें क्या है, आगे आपको सेकंड ईयर बड़ी स्मूथली करेगी। और हम लोग प्लान कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अभी बात चल रही है हमारी, वहां से आपका एक क्रैश कोर्स करवाया जाए जिसमें एनएससी सर्टिफिकेट भी देती है। तो हम जो वैसे तो फाइनल ईयर वालों के लिए है सर्टिफिकेट कोर्स तो, और आप लोगों भी अगर उसमें अटेंड करना चाहे तो वो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस वो सिखाएंगे। वैसे करते हैं तो 8-10 हजार रुपए का कोर्स करवाती है एनएससीओ, लेकिन हम ऑनलाइन उसको डिस्काउंट करके यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे क्या कुछ होता है। लेकिन वो भी तभी समझ पाओगे जब इनके बारे में पता होगा। वहां पे वो ईपीएस के बारे में बात करें, तुम्हें यही नहीं पता ईपीएस है क्या, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसलिए अब एक बार एक एक करके इन रेशियोज को बेटा हम समझना शुरू करते हैं कि ये रेशियो है क्या। भाई लिखने में ही है, जितना टाइम लिखने में लगाया है ना उतने टाइम में अभी समझ भी जाएंगे, ठीक है ना। और ये करके फिर हम जो एक्टिविटी रेशियो में सोच तो रहा था आज ही खत्म करवा देंगे, लेकिन वो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको फिर हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में करेंगे, और देन उसको उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे। इसके न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, असाइनमेंट के बारे में आप लोगों को क्लियर है ही। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो हमें रेशो जिसके बारे में करना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी फंड। जो पहला हमने रिटर्न ऑन नेट वर्थ जिस पे लिखा था, बेटा इसको हम निकालते हैं एनआई। एनआई का मतलब नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। नेट इनकम, इनकम की जगह प्रॉफिट लिखो तो दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर कोई भी, ओके। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स डिवाइडेड बाय एवरेज या डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। सर ये नेट वर्थ क्या होती है, कितने कंपनी के शेयर होल्डर हैं मल्टीप्लाई बाय कितनी उसकी मार्केट वैल्यू है, नेट वर्थ आ गई, है ना। एक टाइम आया था जब मुकेश अंबानी विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए थे 2008 में कुछ टाइम के लिए, क्योंकि रिलायंस के शेयर वो तो कुछ चले गए। अब रिलायंस के शेयर 2000 की वैल्यू है इनकी, इनको 5000 कर दो, मुकेश अंबानी दोबारा विश्व के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तो नेट वर्थ, ठीक है ना, ये आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ध्यान मत दो। अब अगले शेयर पे आ जाओ, हमारा सबसे मेन शेयर आ रहा है, जो रेशियो है वो आ रहा है, उसका नाम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। बेटा मैंने पहले भी तुम्हें कैलकुलेट करके बताया था ईपीएस निकलती कैसे है। ईपीएस कैसे निकलती है भाई, सबसे पहले कंपनी का प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में सबसे पहले क्या पे होता है, इंटरेस्ट। इस मैट्रिक्स को जितना ध्यान रखोगे उतने फायदे में रहोगे। बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले होती है सेल, सेल में से हम क्या लेस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट गई क्या बच गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जैसे ही लेस हो, यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। प्रॉफिट, जो हमारे पास रो प्रॉफिट आए उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट को पे करना होता है, जो आपने बैंक से पैसा ले रखा है, कर्जदारों से जो पैसा ले रखा है, कर्जा जैसे ही चुकाया आपके पास आ गया ईबीटी, अर्निंग आफ्टर, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें से जैसे इंटरेस्ट पे हुआ, टैक्स अथॉरिटी कहती है जी हमारा टैक्स पे कर दो, और अब ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स।
अगर तो आपके पास कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसमें से लेस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, और अगर तो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर तो है तो ये लेस कर देंगे, और नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा एनआई। एनआई मतलब नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। इक्विटी होल्डर के लिए जो पैसा बचा, इक्विटी मालिक होते हैं, मालिक को सबसे लास्ट में बचा कुचा मिलता है, जितना मिलता है वो सब मालिकों का रहता है। अब इस नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर को, ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास 10,000 करोड़ यहां पे बच गया और 1,000 करोड़ मेरे शेयर होल्डर हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, जो नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर है डिवाइडेड बाय कर दो किससे, नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर। कितने शेयर हैं, एक शेयर के हिस्से की कमाई आ जाएगी। भाई मान लीजिए हमारी क्लास में हम 60 आप लोग 58 स्टूडेंट और 2 मान लीजिए हम टीचर, मैं और जसविंदर सर, हम मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करें, है ना, सबके पास इक्विटी शेयर है, सबके पास बराबर होल्डिंग है, एक एक शेयर है सबके पास, 60 शेयर है टोटल। अब जो बिजनेस हुआ उसने मुनाफा कमाया 120 रुपए का, तो 120 क्या है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। एक के हिस्से कितने आ गए, 2 रुपए, तो 2 क्या हो गई, ईपीएस। अब हमने कहा, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, हमने कहा भाई देखो बात ये है कि तुमको इसमें से पूरे नहीं देंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो 1 रुपया तुम्हें दे देंगे, 1 रुपया बिजनेस के लिए रखेंगे, तो जो 1 रुपया पे हो गया वो क्या है, डिविडेंड, है ना। तो डीपीएस क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। भाई 60 रुपए मिले हैं डिविडेंड के रूप में और 60 ही शेयर होल्डर, तो क्या आ गया, 1 रुपए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, तो नंबर ऑफ इक्विटी होल्डर ये ईपीएस है। तो ईपीएस का फॉर्मूला यहां क्या बन जाएगा, यही रहेगा जो ऊपर है ना, तो क्या रहेगा, एन आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग या नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगला मैंने बताया था बेटा कैश ईपीएस, कैश अर्निंग पर शेयर। ठीक है, कैश क्या निकलता है, ये तो है नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। इसमें बेटा एडजस्टमेंट कर देते हैं नॉन कैश आइटम की, इसमें किसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट कर देते हैं। देखो कई खर्चे ऐसे होते हैं जो खर्चे तो हो गए लेकिन कैश पे कोई असर नहीं पड़ा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने मेरी सैलरी पे करी, कैश कम हुआ है नहीं हुआ यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल हो गया। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने मेरी सैलरी पे करी 60,000 रुपए और इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख रुपए, कैश कम हुआ 1 लाख रुपए से, नहीं। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर लिया, प्रॉफिट तो कम हो गया पर क्या कैश कम हुआ, नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि उससे कैश तो कम हुआ ही नहीं। प्रॉफिट में से वो आइटम जो नॉन कैश थे उनको ऐड कर दो और कुछ ऐसी इनकम जो नॉन कैश थी उसे लेस कर दो। ठीक है, यानी एडजस्टमेंट करनी होती है। प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, इसी तरह का, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें कैश नहीं गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो ऐसे कोई इतना करने की आवश्यकता भी नहीं, ठीक है ना। सीधी सी बात क्या है, नेट इनकम प्रॉफिट है, उसमें वो चीज जोड़ दो नॉन कैश की थी, ठीक है, जोड़ो तो बढ़िया है, ना जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन तो वैसे पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैश ईपीएस, ठीक है। अगला अर्निंग पर शेयर के बाद एक अगला इंपॉर्टेंट आता है बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि एक्चुअली में जो नेटवर्थ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी, भाई आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू, ठीक है ना, डिवाइड कर, मान लो हमारी 60 लोगों की कंपनी थी,
हमारी कंपनी की आज के दौरान में टोटल वैल्यू है 60 करोड़, तो एक आदमी के हिस्से में कितने की वैल्यू आ रही है? 1 करोड़ की। तो ये कैसे हो जाता है? बुक वैल्यू पर शेयर नेट वॉर्थ, कंपनी की नेट वॉर्थ कितने की है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, और यही करने के बाद क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस निकल ही आएगा, क्योंकि नेट वॉर्थ कैसे निकलती है, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, है ना। अगला बेटा, अगला इंपॉर्टेंट आता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है? प्राइस तो देखिए बुक वैल्यू कई बार अलग रहती है, मार्केट वैल्यू अलग रहती है। मैंने सॉरी ये गलत बता दिया, नेट वॉर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपके पास आती है बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा या कम कितना भी हो सकता है, वो मैंने अलग बता दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसे पीबी रेशियो बोलते हैं, और ये होता है एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बीपीएस बुक वैल्यू पर शेयर। यानी जो कंपनी का मार्केट प्राइस है डिवाइड कर दो जो उसकी बुक्स में वैल्यू है। ठीक है, रिलायंस का मान लीजिए बुक वैल्यू है शेयर में, शेयर की 700 रुपए, ठीक है ना, और मार्केट प्राइस है 2100 रुपए, तो प्राइस टू बुक रेशियो क्या हो गया, 3। यानी कि जितना किताबों में रिलायंस प्राइस लिख रही है उसका 3 गुना ज्यादा कहां प्राइस है, मार्केट में प्राइस है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला रेशियो है बेटा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसे डीपी रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आपने कितना टोटल डिविडेंड बांटा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 तो होता ही रहेगा, कि कितना आपने डिविडेंड बांटा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है भाई, ईपीएस अगर 3 रुपए की है, डीपीएस अगर 2 रुपए है ना, तो 1 रुपया आपके पास बच गया। अगला, ये तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, इसको बोलते हैं पीई रेशियो। मैं कभी ट्रेडिंग करता हूं, मैं पीई रेशियो जरूर देखता हूं। ये प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये निकलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि एक मान लीजिए शेयर है किसी एक्स कंपनी का, उसकी वैल्यू है अभी 1000 रुपए और उसकी ईपीएस है 10 रुपए, और मार्केट वैल्यू कितनी है 1000, उसका पी रेशियो कितना आएगा बताना प्यारे बच्चों, 100 गुना। यानी कि कंपनी का एक शेयर लेने के लिए 100 गुना ज्यादा पैसे दे रहा हूं मैं, 100 टाइम्स मोर देन। कंपनी का जब एक शेयर लेऊंगा ना, तो कितने में हिस्सेदारी बनेगी अर्निंग में, 10 रुपए की, और उस 10 रुपए में हिस्सेदारी बनने के लिए देने कितने पड़ रहे हैं, 1000 रुपए, 10 गुना ज्यादा।
सॉरी 100 गुना ज्यादा। मान लीजिए मैंने कहा एक कंपनी का बेटा रिलायंस का एक बार बेटा, एक बार फटाफट गूगल सर्च करो रिलायंस पीई रेशियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज पीई रेशियो। कितना बता रहे हो बेटा हम? 15.50। इसका मतलब पता है क्या है? अगर 50.80 है तो व्हाट डज इट मीन कि रिलायंस में अगर आपको रिलायंस की कमाई में 1 रुपये का हिस्सा चाहिए ना, तो उसका 50 गुना आपको पे करना पड़ेगा रिलायंस को, यानी जिससे आप शेयर खरीद रहे हैं उससे। क्या आप समझ में आई बात आपको मेरी? यानी कि अगर रिलायंस का प्राइस 2000 है तो 2000 को 50 से भाग करना बेटा, यानी रिलायंस की वो बेटा ये चेंज होता रहेगा। वैसे वैसे टीटीएम पीई उसकी ट्रेल 12 मंथ पिछले 12 महीने की 31.25 है, जो मनी कंट्रोल दिखा रहे हैं मुझे। चलो कोई नहीं, जो भी है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि रिलायंस की आपको अगर रिलायंस और इसकी ईपीएस है 65.55, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कि रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात यह है कि रिलायंस में जब बेटा आज आप जब रिलायंस का शेयर खरीदोगे तो फिलहाल उसका शेयर का प्राइस है 2048 रुपए, 2047 रुपए। बेटा 2047 आप पे करके आपके पास एक शेयर आएगा, और एक शेयर आने के बदले में आपके पास कमाई में कितना हिस्सा आएगा? ईपीएस कितनी है? 66। इसका मतलब कितने टाइम्स आप पे कर रहे हैं, कितने टाइम्स आप पे कर रहे हैं 1 रुपए में हिस्सेदारी लेने के लिए? 31 टाइम्स। 31 टाइम्स, 31 गुना आपको देना पड़ रहा है रिलायंस में हिस्सेदारी लेने के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर ये ईपीएस बहुत ज्यादा होना तो खतरे का साइन है, आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं 1 रुपए में हिस्सेदारी लेने के लिए, ठीक है ना? तो पीई रेशो, तुम्हें ये बात समझ में आई कि पीई है क्या? प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी अर्निंग के कंपैरिजन में कितने गुना प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है, मुद्दा उस चीज का है। कंपनी के लिए बहुत अच्छा है ईपीएस हाई है तो, ठीक है ना? लेकिन उस ईपीएस के कंपैरिजन में प्राइस अगर बहुत ज्यादा हाई है तो इन्वेस्टर के लिए खराब है, ठीक है?